ओके, सो एक जो 3 स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं और वो क्या-क्या हैं। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट तो है जिसको हम लेसन लर्न्ड रजिस्टर कहते हैं, वो लाज़मी अपडेट होता है। उसके बाद रिस्क रजिस्टर है, वो अपडेट होता ही होता है। ये मैंने आपको मतलब शुरू से ही मतलब बता रहा हूँ। एक असम्पशन लॉग है, ये तो मस्ट है। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ऑब्वियसली, वो भी अपडेट होंगे। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मेरा मे बी अपडेट हो सकता है, कोई नई क्वालिटी के रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पता चले, मे बी मैं वो अपडेट कर सकता हूँ। सो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या कुछ होगा, ऑल्दो हम ये प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट जो बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, तो उन्हीं स्टेप से हमें ज़ाहिर है कुछ चीज़ें मिलेंगी। मसलन क्वालिटी की वो कौन कौन सी प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। लाइक इलेक्ट्रिकल का कौन सा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या होगा, सिविल वर्क किस स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा, सेफ्टी का हम कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, ये हम डिफाइन करते हैं। और ये इसके बारे में कल बड़ी डिटेल से मैं आपको बता चुका हूँ, वो लाजमी सुनिएगा वरना आपको क्वालिटी समझ नहीं आएगी। देन हु विल बी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग क्वालिटी, ये जिसको हमने कल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की थी, वो हम प्लान के अंदर लाजमी डिफाइन करते हैं। फिर व्हाट प्रोसेसेस, अब ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है और इन स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, प्रोसेस कौन से फॉलो करने हैं टू इंश्योर दिस क्वालिटी स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली वो मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा। एंड देन अ रिव्यू ऑफ द, अच्छा, और इस वक्त तक अभी तक जो पुराने डिसीजन हुए, फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा हुआ था कि हम काम को इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, और अकॉर्डिंगली हमारी वो जो एक्टिविटीज है स्केजुलिंग की और इस तरह रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट वो हमने फाइनल की हुई है। लेकिन अब हमें पता चलता है इसी तरह मटेरियल कुछ था हमने खरीदना था, उसके बारे में हमने प्रोक्योरमेंट वाले को बताया होता, वो सारे डिसीजन मैंने बनाए। लेकिन अब मुझे पता चलता है कि नहीं यार, हम ये काम इस तरह नहीं कर सकेंगे, हमें ये काम इस तरह करना है, ये मटेरियल खरीदना है, मटेरियल का ये ग्रेड। तो अभी तक के जो डिसीजन है उनको हम यहाँ पे सॉरी रिव्यू करते हैं। उसके बाद द मीटिंग्स दैट विल बी हेल्ड रिगार्डिंग क्वालिटी, कब कब मीटिंग्स होगी क्वालिटी की वो हम प्लान के अंदर डिफाइन कर देते हैं। द रिपोर्ट्स दैट विल एड्रेस द क्वालिटी, क्वालिटी की रिपोर्ट्स हैं, हम पढ़ेंगे कंट्रोल क्वालिटी के अंदर भी, मैनेज क्वालिटी उसके अंदर कि क्वालिटी की रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या होगा, कब कब हम इसको इशू करेंगे। व्हाट मैट्रिसेस विल बी यूज्ड टू मेजर क्वालिटी, अब मैट्रिसेस अलग से, वो जो मैट्रिसेस हमने बनाई है ना, वो अलग से एक आउटपुट के तौर पे लिखा हुआ है। वो चाहे तो मैं इसी प्लान के अंदर एक हेडिंग डाल दूं मैट्रिसेस टू बी यूज्ड और वहां पे लिख दूं, या उन मैट्रिसेस को अलग से करने का फायदा ये है कि उसकी मैं कॉपीज करूं और एक एक इंस्पेक्टर को दे दूं जो साइड पे खड़ा हुआ है, और वो वहाँ पे अपने हाथ में या अपने क्लिप बोर्ड उसने लगाया हुआ है, उस बोर्ड के ऊपर अपनी पर्चियां रखी हुई हैं, पेंसिल रखी हुई है, और टिक करता जा रहा है, क्रॉस करता जा रहा है, जो जो चीजें फॉलो हो रही हैं, जो जो नहीं हो रही, जो जो टेस्ट क्लियर हो रहे हैं, जो जो फेल हो रहे हैं, वो सारा उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। व्हाट पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट और डिलीवरेबल्स विल बी मेजर्ड एंड व्हेन, ये वो टेस्ट के पॉइंट्स हैं जहां जहां हमने टेस्ट करने हैं, सो दैट वी वांट टू वी मे कम टू नो कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या क्वालिटी फॉलो हो रही है, नहीं हो रही, स्टेप्स फॉलो हो रही है, नहीं हो रही, या डिजायर्ड रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अच्छा, अब क्वालिटी मैट्रिसेस का मेन फायदा क्या है, मेन फायदा ये है कि मेरे पास एक ऐसा टूल आ जाता है हाथ में कि मैं उस टूल को यूज करते हुए बड़े आराम से अपनी चीजों को कैटेगराइज करके एक क्लियर पिक्चर ले लेता हूँ और फिर उसके मुताबिक अपने डिसीजंस ले लेता हूँ। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो हम एक मैट्रिक्स यूज करेंगे जो कंट्रोल क्वालिटी में, जिसको हम कंट्रोल लिमिट्स या कंट्रोल चार्ट्स बेसिकली हम कहते हैं। वो कंट्रोल चार्ट्स, उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा पढ़ना भी, हमें भी आज ना कर सके, लेकिन जब भी करेंगे उसको मैं डिटेल में करूंगा। इनफैक्ट आई वुड ट्राई कि मैं आपको कल ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है इसकी करा लूँ, करके ना एक पूरा डिटेल में कंट्रोल चार्ट समझा दूं, और मंडे को हम उसी से डिस्कशन पॉइंट आगे स्टार्ट करें, अगर अगर जरूरत पड़ी तो आई विल डू दैट। अच्छा, अब क्वालिटी से रिलेटेड क्या क्या हमारी ये जो कंट्रोल चार्ट्स या कंट्रोल बातें हैं वो क्या है, उनका मकसद क्या होता है। उनका मकसद ये होता है कंट्रोल चार्ट्स का कि हम ये बता सके कि यार मेरा एक्सेप्टेबल वेरिएंस का लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मुझे दरवाजे बनाने हैं और दरवाजों की, या रोड बनानी है और रोड की जो थिकनेस है वो 6 इंचेस है, तो जाहिर है रोड हर जगह एग्जैक्टली 6 इंचेस थिक नहीं होगी। अब किसी जगह वो 6 से थोड़ी सी ऊपर होगी, किसी जगह 6 से कम होगी, लेकिन मैं आई वुड लाइक टू डिफाइन कि मेरी अलाउएबल वेरिएशन कितनी है। मे बी मैं कहता हूँ कि यार ज्यादा से ज्यादा 1 मिलीमीटर की हो, लेट्स से, या 2 मिलीमीटर की हो, या 10 मिलीमीटर की हो। अब लेट्स से मैं कहता हूँ यार 6.1 इंच से ऊपर ना हो, और इसी तरह 5.9 इंच से नीचे ना हो, इसके दरमियान दरमियान हो, तो ये मैंने एक अलाउएबल लिमिट जो है वो डिफाइन कर दी। अगेन जब मैं कंट्रोल चार्ट्स बनाऊंगा तो आपको ये बताऊंगा। इसी तरह नंबर ऑफ चेंजेस, ठीक है, आपकी कितनी ज्यादा चेंजेस प्रोजेक्ट के ऊपर आ रही हैं, इससे पता चलेगा कि आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी थी।
अगर आपकी चेंजेस बहुत ज्यादा आती हैं तो इसका मतलब आपकी प्लानिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसी तरह द वेरिएंस रिलेटेड टू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स दैट फेल द इंस्पेक्शन, इसको देखने के लिए मुझे पता चल जाएगा। लाइक अगर मैंने एक चार्ट, अब वो देखोगे जो हम आगे ना एक टूल यूज करेंगे और उस टूल के अंदर हम हिस्टोग्राम्स यूज करेंगे कि किस तरह जो फेलियर्स डिफरेंट कैटेगरी हैं के हैं उनको मैं यहाँ पे देखूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10, 15, 20 कुछ भी नंबर हुए हैं और यहाँ पे मैंने लिखा कि इलेक्ट्रिकल फेलियर्स कितने हैं और पता चलता है जी कि ये 15 है। और फिर मैं कहता हूँ सिविल वर्क के कितने हैं जी, इतने हैं। दूसरे वर्क के कितने इतने हैं। तो अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि यार मेजर का इशू मेरा या क्वालिटी का प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल में आ रहा है, तो इससे मैं उस जगह पे पहुंच जाता हूँ जहाँ पे वो प्रॉब्लम हो। फिर इसी तरह वेरिएंस ऑफ वेट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट कंपेयर टू द प्लान्ड वेट। अब अगेन वो वेरिएंस होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा वो 6 इंच थिकनेस की बात की, इसी तरह वो वेट की बात हो सकती है। लेट्स से 800 ग्राम की वो आइटम बननी थी, लेकिन वो 800 से थोड़ी ऊपर भी होगी, थोड़ी नीचे भी होगी, तो वो वेरिएंस जो है वो भी मैं बता देता हूँ। इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर ऑफ बग्स फाउंड इन दिस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जब मैंने आज 3 साल पहले ये कोर्स डेवलप किया था, तो मैंने ये स्लाइड्स रीटा के, ऑब्वियसली मेन वाज माय सिलेबस, तो मैंने एक कह लें कि एक फ्रीलांसर को ये दिया कि जी आप ये टाइप करके मुझे स्लाइड्स बना कर दें, और उसको मैंने आई सेड कि यार मैक्सिमम 5 मिस्टेक्स आर अलाउड पर 100 स्लाइड्स, ठीक है, तो अदरवाइज आपकी कम होंगी तो मैं आई वोंट बी पेइंग यू फॉर दैट, ये आप याद रखिएगा। तो उसने मुझे वो स्टैंडर्ड इंश्योर करके दिया। ऑब्वियसली मैंने गिना तो नहीं, लेकिन रफली मैं जो करेक्शन करता था तो मुझे अंदाजा हो जाता था कि वो जनरली 100 स्लाइड्स के ऊपर मेरे पास इतना ही एरर था, ये से कम ही था। तो ये आप पहले से क्वालिटी लेवल को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसके लिए मुझे मेट्रिसेस जो है वो हेल्प करती हैं। सो अब इससे मुझे, जैसे मैंने कहा कि फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि इस एनालिसिस करने से हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोसेस के अंदर कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और अब अगर आपको याद हो कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट भी हमारा मैनेज क्वालिटी का एक स्टेप है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। और ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, ये हम प्लान क्वालिटी में ही डिफाइन करते हैं कि यार मैं किस तरह ये इंश्योर करूंगा कि मेरे प्रोसेसेस के अंदर का कोई फ्लॉ है या अदरवाइज भी मेरे प्रोसेसेस कंटिन्यूसली इंप्रूव हो। तो मेरी मैट्रिसेस उसके लिए मुझे ऑब्वियसली हेल्पफुल होती हैं। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स, अगेन वो स्टैंडर्ड अपडेट्स हैं। इसके बारे में अब तक आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी होनी चाहिए कि यार ये क्यों होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं भी एक बात बताता हूँ, क्वालिटी की वजह से मैंने कुछ टेस्ट या ट्रेनिंग ऐड की है, उसकी वजह से मेरा स्कोप और WPS और वो एक्टिविटीज ऐड हुई। वो जैसे ही ऐड हुई तो सारी बेसलाइन चल गई, एक्टिविटी लिस्ट नहीं बन गई, स्केड्यूल आगे पीछे हो गया, बजट हो गया, रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। वो जो मैंने क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स या ट्रेनिंग्स आपने पढ़ा था अभी के, वो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस में वो आती हैं, तो अगर मैंने वो ऐड की है तो ये सारी चीजें चेंज होगी। रिस्क रजिस्टर, अजम्पशन लॉग एंड जो हमारे पास लेसन लर्न रजिस्टर है उसने तो अपडेट होना ही होना है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगेन एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास इनपुट्स और आउटपुट्स मुझे इतना मैटर नहीं करते यहाँ पे। ये जो है ना टूल्स एंड टेक्निक्स, इनको लाजमी देखें। डाटा गैदरिंग के अंदर डाटा मैं कैसे गैदर कर रहा हूँ, पहली बात तो ये कि डाटा कौन सा गैदर कर रहा हूँ, प्लान क्वालिटी के अंदर मुझे चाहिए क्या। मुझे ये गैदर करना है कि भाई मेरे प्रोजेक्ट के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पे क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाए, कौन कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हैं। तो मे बी मैं ये देखूं कि यार बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बेंचमार्किंग, मे बी हम मिलकर कुछ चीज सोच लें, मे बी इंटरव्यू कर लें। इसी तरह डाटा एनालिसिस के अंदर हम आते हैं तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लेकिन पहले क्वालिटी की कॉस्ट पता चलेगी तो फिर हम बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। क्वालिटी की कॉस्ट कितनी है ऑब्वियसली हम यहाँ पे देखेंगे। इसी तरह डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर हमने मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस देखा। डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये जो भी हम डाटा बना रहे हैं कर रहे हैं, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी, बोर्ड पे खड़ा होकर कोई शख्स बना रहा है या आपका मॉडरेटर प्लानिंग के वक्त खड़ा हुआ बना रहा है, तो वो फ्लो चार्ट्स, लॉजिकल डाटा मॉडल, मैट्रिक्स डायग्राम्स, माइंड मैपिंग, ये सारा कर लिया। फिर है टेस्ट एंड इंस्पेक्शन, किस किस जगह किस किस करेंगे, किस किस पॉइंट पे प्रोजेक्ट के ऊपर करेंगे। ये सारे काम करने के लिए ऑब्वियसली मैं मीटिंग्स भी कंडक्ट करूंगा और अपनी एक्सपर्ट जजमेंट भी यूज करूंगा। ये अब आपने इस हद तक याद रखना है बस, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाइएगा आगे। उसके बाद है मैनेज क्वालिटी। मैनेज क्वालिटी मेरा दूसरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वही 3-4 काम करते हैं। पहली बात तो ये कि हम इंश्योर करते हैं कि जो प्रोसेसेस हमने प्लान में फॉलो किए हैं वो प्रोसेस फॉलो हो, सॉरी प्लान के अंदर डिफाइन किए हैं वो प्रोसेसेस एक्चुअली फॉलो भी हो, नंबर वन। नंबर टू, वो जो प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं क्या वो प्रोसेसेस हमें डिजायर्ड रिजल्ट भी दे रही है या नहीं दे रहे। अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहे तो
व्हाट आर द रूट कॉजेस, और वो रूट कॉजेस से पता करके मैं आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट वेज हाउ टू इम्प्रूव माय प्रोसेसेस, जिसको हमने कहा कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी मैनेज क्वालिटी का पार्ट है। अच्छा, अब आगे आइए और इसके इनपुट्स पढ़िए। ज़ाहिर है मुझे क्वालिटी मैनेज करनी है, तो कौन सी क्वालिटी मैनेज करूंगा? ज़ाहिर है जो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में लिखा हुआ है उसी के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने मैट्रिसेस कौन सी यूज़ करनी है, मैंने प्रोसेसेस कौन से फॉलो करने हैं, ठीक है, और क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनको मैंने टेस्ट करना है। और इसी तरह बेस्ड ऑन नो जो अभी तक मुझे पता है उसके मुताबिक हम ये तो कहते हैं कि जो हमने काम प्लान किया है, यहाँ से प्लान प्लान करने से मुराद क्या है, जो हमने प्रोसेसेस डिफाइन करे हैं वो प्रोसेसेस एक्चुअल में हमें हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक है या उससे ज्यादा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं वो स्केलेबिलिटी या टेलरिंग वाला इशू जिसको मैंने कहा था कि वो हमारे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के मुताबिक होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, भाई साहब आप बता सकते होंगे यकीनन ये क्या है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है? अच्छा, मैं बता देता हूँ जी। रिलायबिलिटी, याद नहीं आ रहा। हाँ बोलिए बोलिए। अभी थोड़ा जेहन से निकला, वैसे याद था ही। याद है ना, इसलिए मैंने आपको कहा था। अच्छा, रिलायबिलिटी से मुराद ये है कि हम ये एक टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट, कोई भी एक इक्विपमेंट यूज करते हैं और वो टेस्ट कर रहे हैं, वो कभी मुझे 700 लेट से वेट में टेस्ट करूं वो 700 ग्राम दे रहा है, थोड़ी देर बाद उसी चीज को मैंने दोबारा चेक किया वो 400 ग्राम दे रहा है, कभी वो 800 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब है हर दफा डिफरेंट रीडिंग दे रहा है, तो ये इक्विपमेंट, ये टेस्ट मेरा रिलायबल नहीं है। जैसे कोरोना के बारे में हम कहते हैं कि ये बड़े फॉल्स नेगेटिव देता है। कभी एक बंदे को कोरोना नहीं है और उसको वो दिखा देता है कोरोना है, और एक बंदे को कोरोना है और उसको वो दिखा देता है कि नहीं है, रिलायबल नहीं हुआ। फिर आप ये टेस्ट करने के बाद यू कांट बी श्योर कि यार इसका वेट कितना है, तो ये रिलायबिलिटी है। वैलिडिटी का मतलब ये है कि भाई मैंने जो टेस्ट एक डिफाइन किया, उस टेस्ट को फॉलो करने से या उस क्वेश्चनर को पूछने से जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल में वही चीज है जो मैंने मैयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चेक करना है कि मेरा प्रोजेक्ट का प्रोसेस के ऊपर टाइम कितना लगता है, ठीक है, और उसके लिए मैंने एक टेस्ट डिवाइस किया, कुछ स्टेप्स डिवाइस किए, और वो मुझे रिजल्ट जो देते हैं वो ये देते हैं कि एंड प्रोडक्ट कितने ग्राम की आ रही है। मैयर में टाइम करना चाह रहा हूँ लेकिन वो रिजल्ट मुझे ग्राम्स में दे रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं थर्मामीटर से वजन चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरा ये टेस्ट ही वैलिड नहीं है, मुझे अपना नया टेस्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो जब मेरे पास, देखें, क्वालिटी का एक रिक्वायर्ड लेवल नहीं आ रहा, ये मेरा डिजायर्ड लेवल है, इसके पीछे पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकती है। अब मैं इसको जब इन्वेस्टिगेट करूंगा, पहली चीज तो ये हो सकती है कि यार हो सकता है लोगों ने प्रोसेस फॉलो ना किया हो। अब मैं पीछे जाके चेक करता हूँ, नहीं भाई प्रोसेस तो ठीक था। अच्छा, फिर मैं कहूंगा कि यार हो सकता है प्रोसेस डिफाइन ही गलत हुआ हो, फिर ये प्रोसेस इनफ नहीं है, दिस इज नॉट गुड इनफ कि ये वाला टेस्ट मैयर हो सके, ये वाला क्वालिटी डिजायर्ड लेवल आ सके। मैं कहता हूँ यार ये पूरी दुनिया यही प्रोसेस फॉलो करती है, प्रोसेस भी ठीक है। फिर मैं कहूंगा कि यार इसका मतलब है मुझे अपना टेस्ट ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें कोई फ्लॉ है मे बी, क्योंकि ये प्रोसेस फॉलो कर रही है दुनिया, इस प्रोसेस को फॉलो करने के नतीजे में जो चीज बननी चाहिए वो तो ये क्वालिटी है, मेरे पास ये क्वालिटी आ नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है, मे बी जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे हिसाब से वो जो मैं टेस्ट यूज कर रहा हूँ उसके अंदर कोई फ्लॉ है, वो गलत रिजल्ट दे रहा है, चीजें ठीक बन रही है वो रिजल्ट शो कर रहा है गलत है, ठीक है। एनीवेज, सो हम ये देखते हैं कि यार जब ऐसा हो तो फिर हम ये देखते हैं कि कैन द प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स बी इम्प्रूव मैनेज क्वालिटी के अंदर, एंड देन हाउ कैन वी इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली। तो ये हमारा मैनेज क्वालिटी का एक फोकस है। और अगेन जैसे मैंने कहा कि मैनेज क्वालिटी, ये सारी बातें हमें जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान है वो गाइड करता है इसके बारे में। अब हम मैनेज क्वालिटी के टूल्स एंड टेक्निक्स को देखते हैं। चेकलिस्ट पता क्या है, आप लोगों ने पता नहीं कभी ये ऑडिट या इंस्पेक्शन वालों को देखा नहीं देखा, ये किस तरह काम करते हैं। ये जनरली लैब कोट में, आई वाज एन लाइक विद द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर 2 years, सो ये मुझे बड़ा ना एक ही पिक्चर मेरे माइंड में आती है, और वो ये कि आपने एक लैब कोट पहना हुआ है और लैब कोट पहन के आपके हाथ में एक वो जिसको हम कहते हैं क्लिप बोर्ड सा है, उसके अंदर आपने ना ऐसे पेज फंसाया हुआ है और इस पेज के ऊपर डिफरेंट टेबल बने हुए हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे आपने स्टेप्स लिखे हुए हैं, और अब आप जाके चीज़ों को चेक कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप देख रहे हैं,
और जो चीजें फॉलो हो रही हैं उसको टिक करते जाते हैं, जो नहीं हो रही हैं उसको क्रॉस करते जाते हैं। तो ये एक चेक लिस्ट है। मकसद इसका क्या है कि भाई वो जो प्रोसेस डिफाइन हुआ है उसके सारे स्टेप्स फाइनली फॉलो हों। तो जो नहीं होता तो मुझे इससे पता चल जाता है। इसके बाद एक और चीज है, वो क्या है कि मैंने डिफेक्ट्स भी देखने के, यार क्या क्या चीजें मिस हो रही हैं। तो एनालाइज डिफेक्ट डिस्कवर्ड इन द क्वालिटी इंस्पेक्शन। जब मैं इंस्पेक्शन कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, तो मेरे साथ 2-3 टीम मेंबर्स हैं, मैं उनको पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ, यार ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। अब बजाय इसके कि मैं वहां पे जाके देखूं कि मुझे चेक क्या करना है, जो चीजें मुझे चेक करनी है उनकी एक चेक लिस्ट मैं पहले से बना के गया हूँ, और ये मैंने प्लान के अंदर ही फाइनल कर लिया था। अब वो चेक लिस्ट में यूज कर रहा हूँ। फिर इसी तरह लुकिंग फॉर इश्यूज विद इन द प्रोसेस कोई है वो मैं देख रहा हूँ। असेस वेदर अ डिलीवरेबल मीट्स द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और नॉट। ये मुझे कंट्रोल क्वालिटी से आएगा। कंट्रोल क्वालिटी में भी हम चेकलिस्ट यूज करते हैं। यहाँ पे हम जो चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोसेस को इंश्योर कराने के लिए करें, क्या ये चीज हुई, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप फॉलो हुआ, ये चेक हुआ, ये नहीं हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है, ये प्रोसेस का है। लेकिन वहां पे हम डिलीवरेबल की बात करेंगे कि जब मेरी लेट्स से गाड़ी बन गई, तो अब गाड़ी को मैं कैसे टेस्ट करूं। भाई आप हेडलाइट्स ऑन करें, ठीक है, अब आप वाइपर चला के देखें, ठीक है, अब आप एसी चला के देखें, अब आप पहले गियर में इतने एक्सीलरेटर दबाएं, ब्रेक दबा के देखें, एंड सो ऑन। ये जो आपने चेक करने हैं सारे, ये डिलीवरेबल टेस्ट हो रहा है। ये चेकलिस्ट कंट्रोल क्वालिटी में होगी। यहाँ पे जो चेकलिस्ट हम कर रहे हैं वो प्रोसेस के अंदर, क्या गाड़ी बनाने के लिए ये चीज हुई, क्या ये चीज हुई, क्या इस असेंबली लाइन पे ये हुआ, क्या ये हुआ। तो ये जो स्टेप्स हैं प्रोसेस के, ये भी चेकलिस्ट है। और यहाँ पे जो हम चीज इंश्योर कर रहे हैं कि कोई टेस्ट मिस ना हो जाए, कोई पॉइंट हमें चेक करने वाला मिस ना हो जाए, ये ना हो कि कस्टमर को दें तो ओके और फिर हम कहें कि ओहो यार ये तो मैंने चेक ही नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, फिर कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। ये जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, इसके 3-4 नाम हैं, इनको आप लाजमी याद रखिएगा। एक को हम कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, दूसरे को हम फिश बोन कहते हैं, मतलब सॉरी, इसी का दूसरा नाम फिश बोन है, इसी का नाम है इशिकावा, इसी को हम वाई वाई डायग्राम्स भी कहते हैं। ये मेनली, तो अगर मैं कहूँ ना कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्यों यूज होती है, तो ये मेनली यूज होती है टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। मेनली तो ये। लेकिन इसके अलावा भी ये आपको अगर कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम्स एंटिसिपेट करके उनका रिस्पॉन्स बनाना है, तो मैं क्या, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट, अगर आप एक मॉडल बनाते हो, तो एयरक्राफ्ट के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क। मैं ये चाहूंगा कि यार एयरक्राफ्ट के अंदर लेट्स से फेलियर, इंजन फेलियर क्या क्या हो सकते हैं। अब इंजन फेलियर के पीछे मैं जाऊंगा, यार उसकी रीजंस क्या से होती हैं। यहाँ पे हो सकता है टेक्निकल रीजन, सॉरी मैकेनिकल इश्यूज, यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रिकल इश्यूज, यहाँ पे हो सकता है यूजर के कोई इश्यूज आ जाए, यहाँ पे हो सकता है बाहर एरोडायनेमिक्स या वेदर के एनवायरनमेंट के कोई इशू आ जाए, एंड सो ऑन। सो अब मैं कहता हूँ यार अच्छा इलेक्ट्रिकल के क्या क्या हो सकते हैं, बैटरी की सप्लाई नहीं आई, वो इंडिकेटर कोई गलत आ रहा है, कोई सेंसर खराब हो गया। मैकेनिकल के क्या हो सकते हैं, प्रोपल्शन में कोई इशू है, वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भी। अब इनको सामने रख के ना फिर मैं उनके कुछ प्लान्स बनाता हूँ कि यार कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। और अगर ये तो है फ्यूचर में मैं कर रहा हूँ, एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि क्या क्या आ सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली मेजर्स ले रहा हूँ। और एक ये है पास्ट में देखना। पास्ट में देखने का यार ये प्रॉब्लम आई है, इसको एनालाइज तो करो, क्या रीजन हो सकती है। इलेक्ट्रिकल की है, नहीं यार इलेक्ट्रिकल की तो नहीं है, इसको ड्रॉप करते हैं। मैकेनिकल, यार ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी नहीं, मैकेनिकल भी नहीं है। ओके देन क्या है, क्या पॉसिबल हो सकता है, यार यूजर ने कोई गड़बड़ की है। अब वहां पे मैं फिर उस रूट कॉज तक पहुंच जाता हूँ। वो अब बैकवर्ड देखते हो, ठीक है। सो रूट कॉज एनालिसिस या कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम या फिश बोन या इशिकावा सब एक ही है। इसे हम क्या करते हैं, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर बीइंग फॉलोड, ये इंश्योर कराते हैं। मैट्रिसेस आर बीइंग यूज्ड करेक्टली, एंड देन दीज पॉलिसी प्रोसीजर एंड मैट्रिसेस वर एडुकेट। जो पहले बात, वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक तरीके से हो रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हो रहे हैं ठीक, या सॉरी डिजायर्ड रिजल्ट भी वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये तो नहीं है कि हम रोज रात को 2 घंटे बैठते हैं और 2 घंटे बैठने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रही। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रही तो प्रोसेस फॉलो हो रहा है, लेकिन आउटकम नहीं। ठीक है, अब इस बारे में मैं आई एम नॉट श्योर नाउ। अच्छा, ये इसकी एक डायग्राम आपके सामने बुक पे भी है, अगर आपको इसको थोड़ा सा आराम से बैठ के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि यार सिस्टम के अंदर क्या क्या पॉसिबल फेलियर्स आ सकते हैं। सिस्टम विल नॉट इंस्टॉल। तो एक हम कहते हैं कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकते हैं, हार्डवेयर प्रॉब्लम हो सकते हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है, या कॉन्फ्लिक्टिंग सिस्टम हो सकती है। ठीक है जी। और इसके अंदर फिर फर्दर आप कहते हो, तो यहाँ पे इसको आप कहते हो कि जो फिश का फेस है, जो फिश का मुंह है,
वहां पे आप प्रॉब्लम लिखते हो उसके अंदर, इसको फिश बोन कहते ही इसलिए कि आप इसको यहाँ पे ये समझे कि ये फिश का मुंह है और इस फिश के मुंह में हमने प्रॉब्लम लिखी, और उसके बाद ये जो उसकी मेन बोन है, बैक बोन कह लें, वो ये है, और बाकी उसकी दूसरी बोन्स है, तो एक ये ढांचा सा बन जाता है, तो इसलिए इसको फिश बोन कहते हैं। खैर, अब आते हैं हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम जैसे मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि ये चेक लिस्ट के थ्रू, चेक शीट्स के थ्रू जो मेरे पास डाटा आता है कि कितने चेक शीट्स, अभी मैं कंट्रोल उसमें पढ़ाऊंगा आपको, चेक शीट्स के या चेक लिस्ट के थ्रू मुझे पास जो इन्फॉर्मेशन या डाटा आती है कि यार कितने डिफेक्ट्स आए हैं। फॉर एग्जांपल जो तकरीबन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 85 95 आइटम्स ऐसे थे जो अपने ओरिजिनल साइज से ज्यादा लंबे बन गए। अब उनमें भी कोई भी हम चीज बना रहे हैं तो उसका हमने एक लेट से लेंथ डिफाइन की हुई है कि भाई हर चीज जो है ना वो 1 मीटर से ज्यादा नहीं होगी, और मैक्सिमम भी गई तो वो लेट से 1.1 मीटर तक जाएगी, और कम से कम भी हुई तो वो 0.9 मीटर तक होगी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। ये दो लेवल्स मैंने डिफाइन कर लिया, और इसके दरमियान कहा कि आइडियल जो है टारगेट हमारा 1 मीटर का है। तो अब जाहिर है कुछ ऐसे आइटम्स होंगे, 10,000 बनाए तो 10,000 में मे बी 95 ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा थे, लंबे थे। इसी तरह कुछ बहुत नैरो थे, कुछ बहुत वाइड थे, कुछ टू शॉर्ट थे। तो इस तरह मुझे, इसी तरह मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिफेक्ट कितने हैं, मैकेनिकल से रिलेटेड कितने हैं, ठीक है, और लेट्स से हाइड्रोलिक जो इश्यूज हैं उनसे कितने हैं, और वगैरह वगैरह। तो अब ये जो हिस्टोग्राम्स हैं ये बेसिकली जो टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं ना, उन रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसी को देख के तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। इवन रूट कॉज एनालिसिस की में भी ये चीज हेल्प हो सकती है कि यार हमारे इतने ज्यादा फेलियर्स क्यों आ रहे हैं, तो वहां से हमें नजर आता है कि यार ये देखें कि टू वाइड एंड टू लॉन्ग वाले आइटम ज्यादा हैं, तो हमारे मशीन के अंदर में भी कोई ऐसा फॉल्ट आया हुआ है कि वो अपने साइज, जो डिजायर्ड साइज है, उससे बड़ी चीज बना रही है। फॉर एग्जांपल हमारे मशीन के अंदर एक सेटिंग है, जिस सेटिंग को मैं दबाता हूँ, बटन प्रेस करता हूँ, उसके ऊपर मैं लेट्स से 2 मिलीमीटर लिखता हूँ, तो उससे हमें ये वाला चीज बनती है। अब लिख मैं 2 मिलीमीटर रहा हूँ, लेकिन वो डिजायर्ड आइटम नहीं बन रहा। हो सकता है मैं इसको 1.9 करूँ, तो फिर वो मुझे 2 दे रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरी मशीन को कैलिब्रेट करने की जरूरत है। कैलिब्रेट का मतलब ये है कि जो फॉर एग्जांपल 1.9 मिलीमीटर लिखने का मतलब 1.9 मिलीमीटर ही हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं 60 किलोमीटर पर आवर पे अगर गाड़ी दौड़ा रहा हूँ अपनी तरफ से, या मेरा स्पीडोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, तो वो एक्चुअली 60 किलोमीटर पर आवर ही हो। ये ना हो कि एक्चुअल में मैं 50 पे चल रहा हूँ और अपने माइंड में या स्पीडोमीटर को मुझे जो है ना वो 60 दिखा रहा है। तो इस तरह के आप रूट कॉज एनालिसिस भी इन्हीं डाटा की मदद से, इन्हीं, ये आप कह लें कि ये रिप्रेजेंटेशन टेक्निक की मदद से हम पता करते हैं। अच्छा, अब एक और चीज है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के बारे में फिलहाल तो आपको जानना इतना काफी है कि स्कैटर डायग्राम बेसिकली दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। इसका मतलब क्या है, सॉरी, इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि यार अगर मैं पंखे की स्पीड, या चले पंखे को मैं चलाता हूँ और उससे मैंने जो पेंट किया है वो पेंट ड्राई होता है। अगर मैं पंखा 1 मिनट के लिए चलाता हूँ तो वो चीज़ ड्राई होती है, लेट्स से एक एक दरवाज़ा या कोई भी एक पेंट का आइटम था वो जिसमें मैंने पेंट किया हुआ था, वो ड्राई हुआ जी 10 मिनट्स में। अच्छा, अगर पंखे को मैंने 2 मिनट में किया तो मैंने देखा कि यार वो दरवाज़ा हो रहा है 8 मिनट में। अच्छा, अगर पंखा मैं 4 मिनट चलाता हूँ तो मैं कहता हूँ वो दरवाज़ा अभी होता है लेट्स से 6 मिनट में। तो अब ये प्लॉट में ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार अगर मैं पंखा 1 मिनट लगाता हूँ तो ये कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। अच्छा, अब वो ले रहा है जी 10 मिनट्स, यहाँ पे 10 मिनट्स है। अगर पंखा 2 मिनट चलता है तो वो टाइम कितना ले रहा है जी 8 मिनट। अगर पंखा 4 मिनट लेता है, ये 3 1 मैंने स्किप किया, 4 मिनट लेता है तो वो 6 मिनट लेता है। तो अब ये एक रिलेशनशिप बन गया कि जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे जो पंखा चलने का टाइम है वैसे वैसे ड्राई टाइम कम हो रहा है। तो अब आप देखें कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है इनवर्स का, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। अच्छा, अगर ऐसा होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ एक और यहाँ पे कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप ये आ जाए
कि जब वो 1 मिनट था तो इधर 4 मिनट था, उधर 2 मिनट था तो इधर लेट्स से 8 मिनट आ गया, और इधर 4 था तो इधर 11 आ गया। इसको जब मैं प्लॉट करूंगा तो वो तकरीबन इस तरह जाएगा, और मैं कहूँगा इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, एक तो ये है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या रिवर्स है, इनवर्स है या स्ट्रेट रिलेशनशिप है। दूसरा ये कि कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 मिनट से 2 मिनट किया। आप जरा सोचें कि अगर ये 2 मिनट करने से 4 से जंप करके ये 15 पे चला जाता है, तो मेरा एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जाएगा। और इसी तरह जब मैं उसको 4 मिनट करता हूँ, लेट्स से ये चला जाता है 30 पे, तो अगला पॉइंट मेरा और यहाँ पे आएगा। तो जितना तेज रिलेशनशिप होगा, ये वैल्यू इस तरह ये उतना ही स्टीप होगा। सो स्कैटर डायग्राम बेसिकली हमें दो चीजों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो बताती है, और हम क्वालिटी की अपनी सेटिंग्स जो है इसके मुताबिक एडजस्ट करते हैं। अब ये जो मैंने आपके सामने 4-5 मतलब सॉरी 6 जो +1 ये सेंटर वाला है, इसको मैं डायग्राम बनाई है, तो इसके अंदर जो राइट साइड वाली है ये नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप है, और इस तरफ जो मैंने कहा हुआ ये पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे पहले वाले में जैसे जैसे ये वाला वेरिएबल बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये भी बढ़ता चला जा रहा है, ये बड़ा एंड सो ऑन, तो इसकी लाइन तकरीबन इस तरह होगी। दूसरा वेरिएबल है वो बहुत ज्यादा इतना प्रिसाइजली नहीं बढ़ रहा, जैसे ये बढ़ हो भी रहा है, और उसमें अगर आप देखें तो कभी पॉइंट थोड़े से ऊपर हो जाते हैं, कभी नीचे हो जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं है, कभी वो थोड़ा सा बढ़ता है, कभी थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अगले वाले में देखें तो रिलेशनशिप और स्ट्रांग होगा, तो रफली तो यही है, लेकिन उस तरह नहीं है जैसे यहाँ पे कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ती है वाकई वैसे वैसे दूसरी बढ़ती है। अब यहाँ पे आपको लगता है कोई रिलेशनशिप नहीं है, कभी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ पे रखा तो ये वाला पॉइंट आ रहा है, अब इसी जगह पे ये वाला पॉइंट भी आ रहा है। तो अब मैं क्या कहूँ कि जब आर की सॉरी इसकी वैल्यू ये थी 1 थी, तो कभी उसकी वैल्यू 4 आ रही है, कभी उसकी वैल्यू 9 आ रही है, कभी उसकी वैल्यू 15 आ रही है। तो कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हो, और दूसरे साइड पे वो रिवर्स ऑर्डर में वही चीजें हैं। इसके लिए हम आर का एक वैल्यू यूज करते हैं, और आर के तो कहते हैं हम रिस्क मैनेजमेंट में दोबारा आर की शक्ल देखेंगे तो आप ये लाजमी दिखेगा। आर का जो वैल्यूज है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट इसको हम कहते हैं, ये इसकी वैल्यू +1 से -1 तक होती है, ये आपने लाजमी याद रखना है। +1 का मतलब है स्ट्रॉन्ग तरीन पॉजिटिव रिलेशनशिप, -1 का मतलब है स्ट्रॉन्ग तरीन नेगेटिव रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या आता है, जैसे मैंने कहा जितना वो तेज एक चीज दूसरे के साथ ऊपर जाएगी वो इतना है, लेकिन अगर एक चीज बढ़ाते जा रहे हो और दूसरी चीज बहुत तेजी से ऊपर नहीं जा रही, तो वो थोड़ा सा इस तरह फ्लैट होगा। सो प्लस माइनस प्लस जो 1 होगा ना, वो तकरीबन ये रिलेशनशिप होगा। और नेगेटिव भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनवर्स है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो +1 से -1 के दरमियान होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0.9 रिलेशनशिप आ रहा है आर की वैल्यू, और आपके पास सॉरी 0.8 आ रहा है आर की वैल्यू, और एक और रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान, वहां पे आ रहा है -0.9, आपके ख्याल में कौन से वाला रिलेशनशिप ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? +0.8 या -0.9? 0.9 0.9। ओके, इसके लिए साइन, 10.8 नहीं नहीं 0.9, इसके लिए साइन नहीं। साइन मैटर नहीं करता। मकसद इसका समझाने का यहाँ पे आपको ये, यहाँ पे साइन मैटर नहीं कर रहा। 0.8 इज अ वीक रिलेशनशिप, 0.9 इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब आप देखते हो कि वो रिलेशनशिप अगर तो इस तरह है, डायरेक्ट है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, ये साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है। रिलेशनशिप वही स्ट्रॉन्ग होगा जिसकी ये वैल्यू ज्यादा होगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें, देखें 0.3 इज अ वीकर रिलेशनशिप, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे 0.3 इज अ सॉरी यहाँ पे भी ये 0.3 भी उतना ही रिलेशनशिप है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ सिर्फ नीचे आ रहा है। ये दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है। साइन जो है वो सिर्फ ये इंडिकेट करते हैं कि डायरेक्शन क्या है। सो स्कैटर डायग्राम के थ्रू हम एक वेरिएबल की दूसरी वेरिएबल के साथ क्वालिटी का डिफरेंस क्या आता है वो देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जैसे जैसे
ये ना आप अगर मटेरियल साइंसेस पढ़ेंगे तो कभी पढ़ें या उसका आइडिया हो तो मैं जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो सीमेंट पाउडर है उसके ग्रेन जो पाउडर का दाना है ना उसको बारीक करता जाऊंगा तो उसका इफेक्ट आता है कुछ ना कुछ। इसी तरह जो मैं क्रश यूज कर रहा हूँ उसका साइज दाने का साइज कितना है ऑब्वियसली इससे फर्क पड़ेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि यार जैसे जैसे मैं उसके अंदर स्टील यूज कर रहा हूँ स्टील के अंदर उसके उसका डाया बढ़ाता जा रहा हूँ तो स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती जा रही है क्वालिटी की ये कुछ फिगर्स मिलती है। इससे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं एक्चुअली और उस इक्वेशन का हमें फायदा ये होता है कि हम ये इतनी डिटेल में आपको पता नहीं होना चाहिए लेकिन उस इक्वेशन का फायदा ये होता है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं तो हमारी क्वालिटी क्या होगी। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये आपने एफएससी या उसमें पढ़ी होगी। एक ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हम ये कहते हैं। अच्छा अब आप देखें कि जब मेरे पास x की वैल्यू जीरो होगी, x की वैल्यू जीरो है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी पूरी। b मल्टीप्लाइड बाई जीरो जीरो हो गया, बाकी रह गया प्लस a। तो a कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो होती है और यहाँ पे ये है y, यहाँ पे दो है तीन है जो भी ये वैल्यू है y एक्सिस पे वो आ जाती है। फिर मैं ये कहता हूँ कि अच्छा यार x की वैल्यू वन पुट करके देखो, तो मैं यहाँ पे वन पुट करता हूँ तो y की वैल्यू ये आ जाती है एंड सो ऑन। तो इससे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि यार अगर मेरी फॉर एग्जांपल क्वालिटी वो जो मटेरियल का डाया इतना हुआ तो उसके नतीजे में स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्चुअल में क्वालिटी के अंदर मैनेज क्वालिटी के अंदर ये चीजें देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मेरे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स के अंदर कोई रिलेशनशिप कोई इस किस्म का ट्रेंड है या नहीं है। डॉक्यूमेंट एनालिसिस का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस का मतलब है कि आपके सामने अब सारी हिस्टोग्राम्स पड़ी हुई है, आपके सामने चेक लिस्ट का रिजल्ट आया हुआ है, यार इतने फेलियर फलां चीज के हैं, इतने फेलियर फलां चीज के हैं, आपके सामने स्कैटर चार्ट आ रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट आ गए। उधर से कंट्रोल क्वालिटी के अंदर जो टेस्ट पास हो रहे हैं जो फेल हो रहे हैं उनके भी रिजल्ट आ रहे हैं, आपने सामने रख के आप एनालाइज करना है कि यार इन रिजल्ट का क्या मतलब है, क्या मैं स्टैंडर्ड मीट कर पा रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या मुझे एक स्टैंडर्ड रिवाइज करने की जरूरत है, रूट कॉज तक मैं पहुंचूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स या रिजल्ट्स जितने मेरे पास आएंगे रिपोर्ट्स आएंगी उनका मैं एनालिसिस करूंगा। ऑल्टरनेटिव एनालिसिस, जैसे मैंने कहा कि ऑल्टरनेटिव एनालिसिस दो, जब भी आपके पास डिसीजन पॉइंट आएंगे आप उनमें से मल्टीपल चीजों में से कोई एक जो है ना वो निकाल सकते हैं। मसलन मैंने अभी मैनेज क्वालिटी के अंदर एक एग्जांपल यहाँ पे है कि क्या मैं कोई नया ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल ले लूं या मैं अपने प्रोसेस को बेहतर कर लूं। दो तरीके, मेरे पास एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट मुझे करनी है और उस प्रोसेस इंप्रूवमेंट को या उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के दो तरीके हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार एक तो ये हो सकता है कि किसी तरह टाइम बचाते हैं और हम अपना इक्विपमेंट ले लेते हैं और इक्विपमेंट खुद ही इंश्योर करेगा कि टाइम पे चीज बने। अब लेकिन इसकी कोई कॉस्ट होगी, इसके लिए मुझे कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, हम अपने प्रोसेस के जो स्टेप्स है ना उनके अंदर इतनी अच्छी कोहेरेंस और कोऑर्डिनेशन और बेहतरी ले आए कि हमें ये मशीन के बगैर ही अच्छी चीज प्रोड्यूस हो। तो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव एनालिसिस होता है, प्रोसेस को इम्प्रूव करने की डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, आपने कौन सी ऑप्शन यूज करनी है ऑब्वियसली वो हमें ऑल्टरनेटिव से एनालिसिस के थ्रू आएगी। अच्छा अब ऑल्टरनेटिव एनालिसिस के अंदर ना कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो मैं आपको डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो बताना चाहूंगा उसमें। वो क्या है, हम मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ ठहरे, उस एग्जांपल के थ्रू आपको ये सारी कहानी समझ आएगी। बस आपने ये इसका प्रोसीजर माइंड में रखना है, मतलब इसका ना एक सेंटेंस मैं आखिर में बताऊंगा जो इस बारे में आपको पता होना चाहिए, बस आपने वही माइंड में रखना है। देखिए मुझे ये एक स्लैब लगानी है, ठीक है, मतलब एक छत बनानी है, बड़ा हॉल है। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं लेट्स से इतने डाया के तीन पिलर लगाता हूँ इस साइड पे और जाहिर है इतने ही दूसरी साइड पे, ठीक है जी, मैं अब दूसरी साइड की फिलहाल बात नहीं कर रहा लेकिन ऑब्वियसली वहां पे भी होंगे। अच्छा अब ये मेरे एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन ये है कि यार मैं डाया बढ़ा लेता हूँ और सिर्फ दो पिलर लगाता हूँ, ठीक है जी, ये डाया बढ़ गया और या इसकी जो भी विड्थ है वो बढ़ गई है और दो पिलर लगाए, ये तीसरा वाला दरमियान वाला निकाल दिया। अच्छा अब इसके अंदर फिर फर्दर ऑप्शन भी होंगी जाहिर है। मैं ये देखता हूँ कि यार
इसके अंदर जो मैंने सरिया का वो नेट बिछाया था, वो सरिये की थिकनेस कितनी है, वो स्टील की थिकनेस कितनी है, क्या स्टील की थिकनेस बढ़ा के ज्यादा बेहतरी आती है, या कंक्रीट और वो जो उसका जो क्रश का साइज है वो बढ़ा के बेहतरी आती है, या मैं कहता हूँ कि यार इसके अंदर जो सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ा दूं, सरिये का साइज उतना ही रखूं। अब ये डिफरेंट ऑप्शंस है मेरे पास, है ये ऑल्टरनेटिव एनालिसिस है। मैं ये देखना चाहूंगा कि यार मेरे इस लेट्स से यहाँ पे क्वालिटी का जो एंगल मैं देखना चाह रहा हूँ वो है क्वालिटी का, मतलब लेट्स से यहाँ पे कहता हूँ मैं कि स्ट्रेंथ कितनी है। अब वो जो भी डिजायर्ड स्ट्रेंथ या क्वालिटी का लेवल है वो अचीव करने के लिए मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, मैं और ये ऑप्शन मेरे डिजाइन के अंदर है। अब मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि यार वो तरीका कौन सा है। हो सकता है ये 3 कॉलम बढ़ाने से, इन 3 कॉलम में भी ये वाली कंसिडरेशन है कि सरिया कितना होगा और मिक्स क्या होगा वगैरह वगैरह। मैं वो बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ पिलर्स का, इस अंदर इसके अंदर जो स्टील है सरिया है उसकी स्ट्रेंथ या उसकी थिकनेस का, सीमेंट एंड वो जो मैंने क्रश एंड सैंड का मिक्सचर रेशियो फाइंड करना वो, इन सब में बेस्ट क्या है। एक तरीका तो यह है कि मैं एक एक चीज को अलग अलग टेस्ट करूं। तो सबसे पहले मैं जो है ना पिलर कम या ज्यादा करके करूं, फिर मैं डाया कम या ज्यादा करके करूं, फिर मैं उसके अंदर सरिये की विड्थ एंड वो थिकनेस को कम या ज्यादा, गेज जिसको आप कहते हैं, सरिये का गेज कम या ज्यादा करूं, या फिर मैं सीमेंट का और उसका मिक्स कम करूं। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट DOE ये वो मेथड है जो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को पैरेलल में असेस करके मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन देता है। तो आप देखें कि ऑल्टरनेटिव एनालिसिस के अंदर ही एक चीज है, आपने इसके बारे में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर ये कहना है कि ये मुझे स्टेटिस्टिकली डिफरेंट वेरिएबल्स की जो क्वांटिटी है वो जो ऑप्शंस हैं उनको देखता है, और फिर ये आखिर पे जो मुझे चीज मिलता है कि मैं वो कॉम्बिनेशन मुझे मिल जाए जो बेस्ट हो प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, विच कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट सूटेड फॉर मी, जो मेरी डिजायर्ड क्वालिटी है वो किस कॉम्बिनेशन से सस्ते तरीन सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव वे में मिलता है। सो ये है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। और डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से टाइम एंड एफर्ट कम लगती है बजाय इसके वो जो मैं भी कह रहा था कि एक एक चीज को अलग अलग कंपेयर करने से। ठीक है, और एक तो वो अलग अलग कंपेयर करना मुश्किल होता है, और फिर एक कंबाइंड इफेक्ट भी तो होता है। मतलब मैं सिर्फ एक वक्त में सरिये की थिकनेस को गेज को कम या ज्यादा कर रहा हूँ, बट व्हाट अबाउट वो जो दूसरा इफेक्ट आता है कि सरिया भी थिक हो और एट द सेम टाइम सीमेंट भी ज्यादा हो, वो एक कंबाइंड इफेक्ट है। तो वो एक कंबाइंड इफेक्ट इस तरह अलग अलग टेस्ट करने से नहीं आता। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो है वो बैक वक्त मल्टीपल वेरिएबल्स को इकट्ठा कंसीडर करके एक ऑप्टिमल कंडीशंस जो है वो मुझे देता है। और यही आपको याद रखना है, ये वाला जो सेंटेंस है ना इसको याद रखिएगा। बस इतना ही पता मुझे, ये जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ वो तो समझाने के लिए, ऑब्वियसली आपसे ये बनाना कोई नहीं आएगा कि यार ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। अच्छा, फिर आगे आते हैं हम प्रोसेस एनालिसिस। प्रोसेस एनालिसिस के अंदर हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, और बाज दफा होता ही है कि एक प्रोसेस जो है ना वो अबाउट 100 टाइम्स एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर हो रहा था। जैसे 10 स्टोरी मैंने बिल्डिंग बनानी है, 10 स्टोरी हर फ्लोर के ऊपर मेरे पास 6 रूम्स या केबल्स बने हुए हैं। अब ये 6 रूम्स हैं या 6 हॉल्स हैं हर उस पे, और या आप कह रहे हैं कि 6 फ्लोर है और उस पे मैंने पार्टीशन करनी है, मैंने केबल्स बनाने हैं, या उसके अंदर मैंने रूम्स पेंट करने हैं। तो अब आप सोचें कि जो मैं फर्स्ट फ्लोर पे 10-15 केबल बनाऊंगा, उसके बाद मुझे एक एक्सपीरियंस होगा। उस एक्सपीरियंस में मुझे पता चलेगा कि यार ये केबल को अब इंस्टॉल किस तरह करना चाहिए। अव्वल तो मैंने अपना प्रोसेस डिफाइन किया था प्लान के अंदर कि कैसे करना है, वो केबल कैसे बनानी है, वो पार्टीशनिंग कैसे करनी है। लेकिन जब आप एक्चुअल काम करते हो, जब आप मैनेज के अंदर आते हो, एग्जीक्यूटिव में आते हो, तो जब आप पहला काम करते हो तो इट्स बेटर कि दूसरे फ्लोर पे जाने से पहले आप एक दफा फॉर्मली बैठो और फिर डिसाइड करो कि यार ये फर्स्ट फ्लोर पे हमने क्या कुछ सीखा है, और क्या हमें प्रोसेस थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की, या देयर इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो वैसे अगर आप ये ना भी करो तो कुदरती तौर पे होगा यही नेचुरली कि आप सीखते चले जाओगे और अगली दफा आप ज्यादा बेहतर सफाई से जल्दी बना लोगे। लेकिन प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपसे ये कहती है, जो हमने प्लान बनाया हो, कि आपने फॉर्मल एनालिसिस करना है थोड़े थोड़े स्टेप्स पे, थोड़ी थोड़ी देर बाद, कि भाई क्या हम अभी तक जो सीखे उसके मुताबिक लेट्स सिट डाउन
और बताएं जी आगे कैसे करना है। और फिर इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ, मजीद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जिसको हम कहते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस का एनालिसिस करके होता है। अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा रूट कॉज एनालिसिस, ये रूट कॉज एनालिसिस अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा, इस रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए आपको वो इशिकावा डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम वो भी आ सकता है। और रूट कॉज एनालिसिस के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है फेलियर एनालिसिस। फेलियर एनालिसिस आप अपना चेक करते हो कि यार इस फेलियर की क्या क्या रीजंस हुई, और यू एक्चुअली ट्राई टू एड्रेस दैट रूट कॉज स्पेशली। अच्छा, और बाज दफा क्या होता है कि मल्टीपल जो मेरे पास फेलियर्स आ रहे होते हैं, अगर तो मैं उन मल्टीपल फेलियर्स को एड्रेस कर रहा हूँ, बार कभी इसको एड्रेस कर रहा हूँ, फिर एक और चीज खराब होगी उसको एड्रेस कर रहा हूँ, फिर एक और चीज खराब होगी उसको। मसलन मैं ये कहता हूँ कि यार मेरी ना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पंखे उड़ गए, दो दो दिन बाद दो ट्यूबलाइट्स उड़ गई, फिर मेरा फ्रिज उड़ गया ना, ये प्रॉब्लम आ रहे हैं और मैं इन्हीं को ठीक करवाता जा रहा हूँ, फिर वो प्रॉब्लम अकर हो जाता है और मुझे रूट कॉज में नहीं देख रहा। और रूट कॉज क्या हो सकता है, कोई एक स्पार्किंग किसी जगह हो रही हो, दो तारें शॉर्ट हो रही हो, या वट एवर पार्शली कभी कभी हो जाती हो, जैसी होती हो वो एक फ्लक्स जनरेट करती हो। सो आपका रूट कॉज जैसे ही एड्रेस होगा ना, तो आपके पास दफा मल्टीपल प्रॉब्लम एक रूट कॉज को हल करने से हो जाते हैं। तो रूट कॉज एनालिसिस जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, और एक अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई कि एक होता है करेक्शन या रीवर्क जिसको आप कहते हो, कि एक खराब